गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। बीजेपी ने राजधानी दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक में जिस तरह का जोश और जितना आत्मविश्वास दिखाया उसे स्वाभाविक ही कहा जा सकता है। पार्टी की यह बैठक ऐसे समय हुई है जब न केवल 2024 के लोकसभा चुनाव ज़्यादा दूर नहीं हैं, बल्कि उससे पहले 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इनमें से 5 राज्यों में बीजेपी या तो अकेली या सहयोगी दलों के साथ सरकार में है। विधानसभा चुनावों का जो हालिया राउंड हुआ उसमें कोई दो राय नहीं कि गुजरात में पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, लेकिन हिमाचल प्रदेश में 1% की जो कसर रह गई उसने विपक्ष कांग्रेस के पस्त हो जाने और बीजेपी के अपराजय होने का वह नैरेटिव नहीं बनने दिया जिसकी बीजेपी समर्थक उम्मीद कर रहे थे। ऐसे में अब और ज़रूरी हो गया है कि उस कसर की भरपाई पार्टी नेतृत्व कार्यकर्ताओं के जोश और उनके मनोबल को कई गुना बढ़ाकर करे। आश्चर्य नहीं कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि 2023-24 में पार्टी एक भी चुनाव न हारे। गौर करने की बात यह भी है कि उनका यह आह्वान सिर्फ शाब्दिक नहीं है, संगठन को मजबूती देने का मोर्चा ऐसा है जिस पर बीजेपी ने लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है। इस बार भी पार्टी अध्यक्ष की यह घोषणा मायने रखती है कि बीजेपी ने 72,000 कमज़ोर पाए गए बूथों को मजबूत बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए लक्ष्य से आगे बढ़कर 1.30 लाख बूथों तक पहुंच बना ली। अध्यक्ष का चुनाव न हो पाने की विपक्षी दल चाहे जैसे भी व्याख्या करे, बीजेपी के लिहाज से देखें तो नड्डा की अध्यक्षता को जून 2024 तक विस्तार देने का फैसला उचित ही कहा जाएगा। जो चुनावी चुनौतियां पार्टी के सामने हैं उनके मद्देनज़र फिलहाल निरंतरता की ज़रूरत है। भले ही कांग्रेस चुनावी मोर्चे पर बहुत कुछ हासिल करती न दिखी हो, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी की छवि को बेहतर जरूर बनाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में नया अध्यक्ष चुनकर पार्टी ने गांधी परिवार के दबदबे के आरोपों को भी काफ़ी हद तक कमज़ोर किया है। जाहिर है बीजेपी इन तथ्यों को संज्ञान में न लेने की गलती नहीं कर सकती। वैसे इन सब के बावजूद इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि बीजेपी ने दुनिया में देश का इकबाल बुलंद करने का अपना मुख्य नैरेटिव काफ़ी हद तक बनाए रखा है। राम मंदिर के समय पर निर्माण में कामयाबी भी बीजेपी के पक्ष में काम करेगी और पार्टी अगले लोकसभा चुनाव में इसका पूरा इस्तेमाल करने में हिचकेगी नहीं। बीजेपी की ओर से डेवलपमेंट भी बड़ा मुद्दा होगा। प्रधानमंत्री
मोदी की लोकप्रियता को अब भी पार्टी अपना ऐसा अचूक हथियार मानती है जिसकी कोई काट विपक्ष के पास नहीं है। आने वाले 1-1.5 वर्ष इन सब की असली परीक्षा साबित होने वाले हैं। जोशीमठ में जो हो रहा है वह एक ट्रेजेडी है। ऐसा नहीं कि इसकी आशंका नहीं थी, इसके बारे में जानकारी पहले से ही थी और इसे प्रेडिक्ट भी किया गया था। अगर आप पिछले 50 साल में देखें तो पाएंगे कि जोशीमठ के धंसाव को हर जगह बड़े करीने से डॉक्यूमेंट किया गया। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से लेकर उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार तक की कमेटी बनी। हालांकि ये सारी दूसरे कारणों से बनी थी। सिर्फ जोशीमठ को लेकर एक कमेटी 1976 में गढ़वाल के कमिश्नर रहे महेश चंद मिश्रा के नेतृत्व में बनी थी। इन सारी कमेटियों ने चेतावनी दी थी कि आप हिमालय खासकर उत्तराखंड में शहरीकरण न करें, बड़े बांध न बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर खासकर सड़क चौड़ीकरण के लिए पहाड़ों की कटाई न करें क्योंकि इसका बड़ा खराब पर्यावरणीय प्रभाव होगा। लैंडस्लाइड बढ़ेंगे, पूरा का पूरा हिमालयन इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। मगर सरकारों ने हर बार इन चेतावनियों को नज़रअंदाज किया। नतीजा यह है कि जोशीमठ की किस्मत पर ताला लग गया है। इंजीनियरिंग समाधानों के साथ भी इस ऐतिहासिक शहर के एक हिस्से को छोड़ना होगा और बाकी जीवित रहने के लिए संघर्ष करेंगे। हम इस अवस्था में कैसे पहुँचे हैं और हम भविष्य में और अधिक जोशीमठ जैसी घटनाओं को कैसे रोक सकते हैं। जोशीमठ एक लक्षण है, बीमारी नहीं। बीमारी यह है कि हिमालयी राज्य मैदानी राज्यों का विकास मॉडल अपने यहाँ कॉपी कर रहे हैं। वे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दिल्ली जैसा चाहते हैं और सड़कें हैदराबाद जैसी। लाखों लाख टूरिस्ट चाहते हैं। बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भी इसी बीमारी के लक्षण और प्रभाव हमें जोशीमठ में दिख रहे हैं। बड़ी समस्या यह है कि 21,000 मेगावाट क्षमता के 180 जल विद्युत प्लांट बनाने की योजना है। यह पहले बताए 64 स्टेशनों से भी 3 गुना ज़्यादा है। अगर हम मान लें कि इनमें से केवल आधी परियोजनाएं ही बनती हैं तो भी यह सस्टेनेबल नहीं है। वैज्ञानिकों ने व्यापक अध्ययन के बिना जल विद्युत निर्माण के खिलाफ चेतावनी दी है। फिर भी विशेषज्ञों की राय के विपरीत कई परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को देखिए। जोशीमठ के पास चल रहे इस प्रोजेक्ट को बहुत से वैज्ञानिक मौजूदा संकट के लिए दोषी ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि इसमें सुरंग बनाने के चलते भी जोशीमठ में भूधंसान हुआ है। यह प्रोजेक्ट 2006 में शुरू हुआ और 2013 में कंप्लीट होना था। आज 10 साल बाद भी यह अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। इसकी लागत अब दोगुनी हो चुकी है। इसकी वजह यह है कि 2013 की
बाढ़ और 2021 में आए एवलांच में यह तबाह हुआ। एवलांच में कम से कम 200 लोगों की मौत हुई थी। उनमें काफ़ी सारे इस प्रोजेक्ट के मज़दूर थे। उत्तराखंड में ऐसी काफ़ी प्रोजेक्ट हैं जिनसे हिमालय खतरे में है। हिमालय दुनिया का सबसे अस्थिर पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ भूकंप, लैंडस्लाइड और बाढ़ बहुत कॉमन है। हिमालय पहाड़ सिर्फ पत्थर का नहीं बना है, यह मड और रॉक का मिक्स है। अभी भी इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में 90% भूकंप, अधिकांश भूस्खलन और बादल फटने का एक बड़ा हिस्सा हिमालय में होता है। इसलिए जो भी इस माउंटेन रेंज में मैदानों का विकास मॉडल कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, बहुत बड़ी गलती कर रहा है। स्टॉप।